जय श्री राम सबको। पॉलिटी की ये लास्ट क्लास रहेगी। थोड़ी सी क्लास ये बड़ी हो सकती है, जिसमें आज हम पॉलिटी ख़त्म करेंगे। जो बच्चा भी ये वीडियो देख रहा है, जेकेपी, एसएससी, टीए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये आपके जो वीडियो है ये आपके लिए सफिशेंट रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ा था। आर्टिकल 171 डील करता है कंपोजिशन किसकी, लेजिस्लेटिव काउंसिल की। हमने पढ़ा था तुम कब करके कि कहाँ कहाँ पे क्या रहता है, स्टेट लेजिस्लेचर रहता है। इसको हम क्या कहते हैं, अपर हाउस भी कहते हैं। मिनिमम मेंबर कितने रहेंगे इसमें, 40 रहेंगे, और मैक्सिमम मेंबर कितने रहेंगे इसमें, 1/3 ऑफ एमएलए। जितने भी एमएलए लेंगे उसका 1/3। सपोज़ कि अगर 90 एमएलए हैं किसी स्टेट में, तो उसका 1/3 कितना हो गया, 30 एमएलए रहेंगे वहाँ पे, मतलब 30 मिनिमम। ठीक है, हो सकते हैं। अब कुछ मेंबर 1/3 म्यूनसिपैलिटी के से रहेंगे, 1/3 मेंबर इलेक्टेड बाय एमएलए रहेंगे। क्योंकि ये सारे कहाँ से आएंगे, 1/3 हम तो अपॉइंट करेंगे, अपॉइंटेड बाय गवर्नर करेंगे। 1/12 यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होंगे इसमें, और 1/12 क्या होंगे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीचर होंगे। टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव डिवीजन ऑफ द स्टेट, असेंबली की बात करें तो 5 साल रहता है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ मीटिंग, और लेजिस्लेटिव काउंसिल का 6 साल का टेन्योर होता है। ठीक है, मेंबर का। एलिजिबिलिटी ऑफ एमएलए एमएलसी, सबसे पहले सिटीजन होने चाहिए कहाँ के, इंडिया के होने चाहिए। ही शुड नॉट बी इनसेन और इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए, दिवालिया वगैरह नहीं निकला होना चाहिए। डू नॉट पोजेस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पता है आपको, सरकारी नौकरी होगी। लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 25 ईयर्स, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कितने साल चाहिए होते हैं, 30 साल चाहिए होते हैं। आर्टिकल 178 ये बात करता है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बात करता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कहाँ पे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर रिज़ाइन एक दूसरे को करेंगे। अगर स्पीकर नहीं है तो उस केस में डिप्टी स्पीकर उसकी ड्यूटी परफॉर्म करेगा। 189 डील करता है कोरम के साथ। 189 के साथ डील करता है कोरम के साथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब कोरम कितना रहता है, 1/3 रहता है, जहाँ इसको हम कहते हैं 10% रहते हैं। आर्टिकल 202 ये डील करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द स्टेट का बजट के बारे में बात करता है। आर्टिकल कौन सा आ गया, 202। ठीक है। आर्टिकल 213 ये बात करता है ऑर्डिनेंस पावर किसकी, गवर्नेंस की। ऑर्डिनेंस क्या रहता है, अगर असेंबली नहीं है तो अपने से भी कोई लॉ वगैरह बना सकते गवर्नर। ठीक है, वो क्या होगा, ऑर्डिनरी पावर। जुडिशरी की बात करते हैं स्टेट में, तो जुडिशरी का मतलब क्या होगा आपका, स्टेट में जुडिशरी हाईएस्ट कौन सी रहेगी, हाई कोर्ट रहेगी। आर्टिकल 212 ये डील करता है, बोलता है कि देयर शैल बी आ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। हाई कोर्ट होना चाहिए हर एक स्टेट में। आर्टिकल 231 बात करता है कि एक हाई कोर्ट 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटों का भी क्या हो सकता है, कॉमन हो सकता है। 216 आर्टिकल बात करता है कंपोजिशन ऑफ द हाई कोर्ट, जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस होता है और अदर क्या रहते हैं, जजेस रहते हैं। टोटल हाई कोर्ट एट प्रेजेंट कितने हैं, 25 हैं। 25 जो नया बना वो क्या है, अमरावती हाई कोर्ट बना हुआ है। ठीक है। फर्स्ट हाई कोर्ट के बारे में बात करें तो 1862 में कौन सा बना था, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे बना था। जो इसमें से फर्स्ट है वो कौन सा है, हमारा कलकत्ता हाई कोर्ट है। सबसे बिगेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है, 1866 में बना था इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे बड़ा हाई कोर्ट है इंडिया का। चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बट इन द चीफ जस्टिस, ये हाई कोर्ट के बारे में बात कर रहा है। चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विद द एडवाइस ऑफ द गवर्नर। अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विद एडवाइस फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसमें कंसर्न स्टेट का भी इसके लेते हैं। आर्टिकल 218 ये डील करता है कि सर एलिजिबिलिटी ऑफ द हाई कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट के जजेस की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले सिटीज़न होने चाहिए इंडिया के, एज 62 ईयर से कम होनी चाहिए। ये जो एज है हाई कोर्ट के लिए है, सुप्रीम कोर्ट के लिए कितनी है, 62 ही है। मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऐसे जज, या प्रैक्टिस होनी चाहिए 10 साल की एडवोकेट की, कहाँ पे, हाई कोर्ट में। ठीक है। 219 आर्टिकल डील करता है ओथ ऑफ द हाई कोर्ट जजेस। ओथ कौन दिलवाएगा इनको, गवर्नर दिलवाएगा। आफ्टर गेटिंग रिटायर अ हाई कोर्ट जज कैनॉट प्रैक्टिस एनीवेयर एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। ऑल द रिक्वायरमेंट इन हाई कोर्ट विल बी कंडक्टेड एंड मैनेज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गया जो इसके नीचे रहता है। आर्टिकल 233 डील करता है कि देयर शैल बी ईच डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट विच विल बी कंप्राइज ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड अदर जजेस। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंटमेंट कौन देगा, गवर्नर देगा। कौन देगा, गवर्नर देगा। अगर मैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूं तो सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एज 60 साल, मिनिमम 7 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए जज, या 10 साल प्रैक्टिस होनी चाहिए किसी भी कोर्ट में।
आर्टिकल 234 डील करता है ऑल रिक्वायरमेंट इन द जुडिशियल सर्विसेज कनेक्टेड बाय स्टेट पीएससी। ठीक है, जो स्टेट पीएससी रहता है वो कनेक्ट करता है। पार्ट 8 यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करता है। यूनियन टेरिटरी का आपका आर्टिकल जो आ गया वो कहाँ से कहाँ तक आ गया, 239 से लेकर 241 तक आ गया। सबसे पहले प्रेजेंट के बारे में बात करें, कितनी यूटीज हमारी, 8 यूटी है। अंडमान निकोबार आइलैंड किसके अंदर आता है, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर आता है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर आता है। दमन एंड दीव बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर आता है। दादरा नगर हवेली इसके अंदर आता है। दिल्ली के हाई कोर्ट के अंदर आता है। जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट JNK के अंदर आता है। लद्दाख के लिए भी यही है। लक्षद्वीप का कौन सा है, कोचिन हाई कोर्ट केरल में है। और पुडुचेरी कहाँ पे है, मद्रास में है। ये काफ़ी बार पेपर में आते हैं, तो अक्सर ये वाला जो कलकत्ता वाला ये तो काफ़ी बार ही पेपर में आता आया हुआ है। आर्टिकल 239 ये डील करता है जो एडमिनिस्ट्रेशन है किसका, यूनियन टेरिटरी का, वो कौन देखेगा, वो प्रेसिडेंट देखेगा ऑफ इंडिया। एंड फॉर डैट वो यहाँ पे अपॉइंटमेंट किसके करता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर करता है। एडमिनिस्ट्रेटर कौन हो जाएगा, आपका गवर्नर हो जाएगा। ही कैन ऑल्सो अपॉइंट अ नियर बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑन एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ UT। 69th अमेंडमेंट हुई थी 1991 में। उसमें क्या बोला गया था, एडिशनली आर्टिकल 239A और 239B भी लाया गया था। आर्टिकल 239A डील करता है लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी में क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव भी है, होगी कहाँ पे, आपकी UT में। दिल्ली में 70 मेंबर हैं, इसमें कितने मेंबर हैं, 30 मेंबर है। जम्मू कश्मीर के आप बताओ कितने मेंबर है। और आर्टिकल 239B ये बात करता है ऑर्डिनेंस पावर की। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो पावर है कहाँ पे, दिल्ली और पुडुचेरी में, वो। आर्टिकल 240 ये डील करता है ओनली प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू मेक लॉ फॉर UT एक्सेप्शन क्या है, स्टेट असेंबली। ठीक है। आर्टिकल 241 देयर शुड बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच यूनियन टेरिटरी। अब आ गया पार्ट 9 और 9A आ गया। 9 बात करता है लोकल गवर्नेंस के अंदर, इसके अंदर करता है पंचायत के अंदर, और यहाँ पे म्यूनसिपलिटी के अंदर। 243A to O है, इसमें 11 शेड्यूल है, सब्जेक्ट 29 सब्जेक्टों में बात की हुई है। और 73rd अमेंडमेंट 1992 के बारे में इसमें हुई थी। और म्यूनसिपलिटी में क्या है, आर्टिकल 243 P से Z तक है, शेड्यूल 12 है। और अमेंडमेंट कौन सी है, 74th अमेंडमेंट 1982 अमेंडमेंट है इसकी। ठीक है। आर्टिकल 243D ये बात करता है 3 लेवल ऑफ पंचायत। लोअर लेवल में ग्राम पंचायत होती है, मिडिल लेवल में ब्लॉक पंचायत होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जिला परिषद होती है। ठीक है। 243P ये 3 लेवल ऑफ पंचायत बताती है। नगर पंचायत जहाँ पे पॉपुलेशन 3 लाख तक है, नगर परिषद जहाँ पे 3 से 10 तक है, नगर निगम जहाँ पे क्या है 10 लाख के ऊपर है। ठीक है। पार्ट 11 एंड पार्ट 12 रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। बेसिकली ये कंसेप्ट है यूनियन और स्टेट का रिलेशन, ये कहाँ से लिया है हमने, ऑस्ट्रेलिया से लिया। कहाँ से लिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। आर्टिकल 245 से लेकर कहाँ तक आएगा, 300 तक आएगा। लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में बात करें तो आर्टिकल 245 से लेकर 255 के बीच में आता है। आर्टिकल 245 क्या कहता है, पार्लियामेंट हैज़ अ राइट टू मेक लॉ फॉर इंडियन यूनियन और एनी पार्ट। ठीक है, पार्लियामेंट लॉ बना सकता है इंडिया यूनियन या उसके किसी भी पार्ट के लिए। आर्टिकल 246 इंपॉर्टेंट है काफ़ी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, ये आपको मैंने शेड्यूल 7 में बताया था डिवीजन ऑफ पावर में। तो बेसिकली 3 लिस्टों के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब हो गया जिसमें सिर्फ यूनियन सेंट्रल लॉ बना सकता है। स्टेट लिस्ट का मतलब इसमें सिर्फ स्टेट बना सकती है। कंकरेंट का मतलब इसमें बोथ बना सकते हैं, बट अगर वायलेशन होगी तो उसके इसमें मतलब दोनों के बीच में अगर कुछ कन्फ्लिक्ट होता है तो उसके इसमें यूनियन का लॉ माना जाएगा। तो इसमें 52 सब्जेक्ट हैं। एज पर द आर्टिकल 248 इफ़ एनी सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन ईदर ऑफ द लिस्ट देन ओनली सेंटर कैन मेक द लॉ। ठीक है, रेजिडरी पावर ये मैंने पढ़ा था, कहाँ से ली थी हमने, कनाडा से ली थी। आर्टिकल 249 ये बात करता है इफ़ ए स्टेट डिक्लेयर अ सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट देन सेंटर, ठीक है, तो देन सेंटर कैन मेक लॉ इन स्टेट सब्जेक्ट। ठीक है। आर्टिकल 250 ये बात करता है इन केस ऑफ एमरजेंसी सेंटर कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट। ठीक है, अगर एमरजेंसी है तो उस केस में
सेंटर लॉ बना सकता है। आर्टिकल 252 ये बात करता है इफ़ 2 और मोर स्टेट रिक्वायर द सम लॉ देन द सेंटर कैन मेक द लॉ इन द स्टेट। सपोज किया 2-4 स्टेट हैं, उनको कोई लॉ चाहिए स्टेट लिस्ट के अंदर, अब उस केस में वो सेंटर को बोल सकते हैं कि आप हमारे लिए क्या करो, लॉ वगैरह बना दो। आर्टिकल 254 ये बात करता है इफ़ देयर इज़ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द लॉ मेड बाय द सेंटर एंड स्टेट द लॉ मेड बाय द सेंटर इज एप्लीकेबल। वही चीज़ कंकरेंट लिस्ट वाली बता दी आपको मैंने। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन आर्टिकल 256 लाइक 63। आर्टिकल 256 क्या कहता है, अ स्टेट कैन यूज इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ओनली विद अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द स्टेट। ये नहीं है कि कल को सपोज किया पंजाब कोई अपना लॉ बनाता है और वो अफेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश को, ऐसा नहीं हो सकता है, वो अपने ही टेरिटरी में एप्लीकेबल होगा। फाइनेंशियल रिलेशन आर्टिकल 264 से लेकर 300 तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आर्टिकल भी आप याद रखोगे। आर्टिकल 250 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, किसकी बात कर रहा है ये, फाइनेंस कमीशन के बारे में बात कर रहा है। हर 5 साल के बाद प्रेसिडेंट विल रिकमेंड अ फाइनेंस कमीशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, चेयरमैन होता है और 4 क्या होते हैं, अदर मेंबर होते हैं। चेयरपर्सन और मेंबर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। टर्म 5 ईयर या 65 ईयर्स होते हैं। आप अभी के लिए चेक कर लेना कि अभी जो फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन कौन है। ये जो एन के सिंह थे ये ओल्ड वाले हैं। वर्क ऑफ द फाइनेंस कमीशन, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन मनी बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। अब बजट जब बनेगा तो उस समय स्टेट को कितना पैसा मिलेगा ये भी कौन बताता है, फाइनेंस कमीशन बताती है। टू गिव फाइनेंशियल एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पार्ट 14 ये डील करता है सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। आर्टिकल 308 से लेकर 323। आर्टिकल 312 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये बात करता है ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। याद रखना मेन पावर जो ऑल इंडिया सर्विस की होती है बनाने की, वो किसके पास होती है, राज्यसभा के पास होती है। मैक्सिमम लोकसभा के पास होती है, सिर्फ यही एक है जहाँ पे कहाँ पे पावर होगी, राज्यसभा के पास पावर होगी। मीन्स कोई भी अगर एक हमें ऑल इंडिया सर्विस बनानी है, कल को जुडिशरी सर्विस बनानी है हमने IAS से, तो वो कौन रिकमेंड करेगा उसको, सबसे पहले राज्यसभा रिकमेंड करेगा। हमारे पास अभी 3 तरह की सर्विसेज हैं, पहली IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, दूसरी IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज, तीसरी IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ठीक है। आर्टिकल 315 क्या कहता है, देयर शैल बी अ UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द स्टेट, ठीक है। ये लोग पेपर वगैरह या अपॉइंटमेंट वगैरह के लिए प्रोसेस करेंगे। आर्टिकल 316 ये बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर एंड देयर टर्म्स। सबसे पहले UPSC के लिए और स्टेट PSC के लिए चेयरमैन कौन बनता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट बनता है, सेंटर में है तो यहाँ पे कौन बनाएगा, गवर्नर बनाएगा। इसमें 6 से 11 मेंबर होते हैं। इसमें PSC के लिए मेंबर डिसाइड नहीं है, गवर्नर डिसाइड करता है। UPSC के लिए चेयरपर्सन के लिए 6 साल या 65 ईयर्स, यहाँ पे 6 साल या 62 ईयर्स, ठीक है। और यहाँ पे 10 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में, यहाँ 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट में। रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को भेजेगा PSC का चेयरमैन, और यहाँ UPSC का चेयरपर्सन और PSC का चेयरपर्सन किसको भेजेगा, गवर्नर को भेजेगा, ठीक है। अब आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लो, जिसको स्टेट सेंटर अच्छे से आता है उसके लिए स्टेट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। आर्टिकल 318 ये बात करता है आफ्टर अपॉइंटमेंट द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर ऑफ UPSC कैन नॉट बी रिड्यूस जस्ट लाइक अ जजेस। आर्टिकल 320 ये बात करता है दिस इज द ड्यूटी ऑफ द UPSC एंड स्टेट PSC टू कंडक्ट सिविल सर्विसेज एग्जाम एवरी ईयर, ठीक है। बट इट इज़ नॉट बाइंडिंग की कराना है। काफ़ी बार स्टेट वगैरह में कराते हैं, ड्यू टू सम कन्फ्लिक्ट वगैरह पेपर वगैरह नहीं हो पाते हैं, बट बेसिकली उनका डायरेक्शन है कि होना चाहिए। आर्टिकल पार्ट 15 के अंदर क्या आता है आपका, इलेक्शंस आता है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी आपको पार्ट भी याद होना चाहिए कि कौन से पार्ट के अंदर आपका इलेक्शन आता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल की, जो कि आर्टिकल कौन सा आपका 324। आर्टिकल 324 क्या कहता है, देयर शैल बी अ फेयर एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर क्या होगा, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे। राजीव कुमार इज़ द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंडक्टेड 4 इलेक्शन। ये सिर्फ 4 इलेक्शन करवाती है, एक प्रेसिडेंट का, एक वाइस प्रेसिडेंट का, एक लोकसभा का और लेजिस्लेटिव असेंबली का। पंचायतों का इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाती है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इलेक्शन कमीशन कब इस्टेब्लिश होती है, 25 जनवरी 1950 को। इसलिए 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, नेशनल वोटर डे भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं, नेशनल वोटर डे मनाते हैं।
इट्स कमीशन आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। टर्म कितना रहता है, 6 साल या 65 ईयर। एलिजिबिलिटी, नो प्रोविजन दी हुई कॉन्स्टिट्यूशन में, ओथ वगैरह की कोई प्रोविजन है। रेजिग्नेशन किसको देंगे, ये प्रेसिडेंट को देंगे। 325 का हो गया इलेक्टोरल रोल्स के बारे में। वन कैन नॉट बी स्टॉप्ड फ्रॉम वोटिंग ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कास्ट एंड रेस। आर्टिकल 326 अडल्ट वोट राइट के बारे में बात करते हैं। ये हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। 61 अमेंडमेंट हुई है, दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 1989 में हुआ था। इसमें जो वोटिंग एज थी वो रिड्यूस करा दी गई थी 21 से 18 ईयर, ठीक है। वर्क ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सबसे पहले क्या करना, कॉन्स्टिट्यूंसी कौन कौन सी है इलेक्शन के लिए वो डिसाइड करना, इलेक्टोरल रोल्स वगैरह प्रिपेयर करना, सिंबल वगैरह पॉलिटिकल पार्टी को देना, रिकोगनाइज़ करना पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह, मैनेज करने इलेक्शन वगैरह करने, ट्रेनिंग देने वोटर वगैरह को, टू डिसाइड एक्सपेंसेस कितना ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, ठीक है। तो इलेक्शन को करना, बूथ कैप्चरिंग वगैरह, तो इलेक्शन को कैंसिल करना। पार्ट 16 जो डील करता है वो करता है स्पेशल प्रोविज़न फॉर स्पेशल कैटेगरी, ठीक है। आर्टिकल 300 से लेकर 345 के बीच में। आर्टिकल 300 बात किसे करता है, रिजर्वेशन ऑफ SC ST इन लोकसभा। आर्टिकल 331 डील करता है किसके साथ, ये डील करता है रिजर्वेशन ऑफ 2 एंग्लो, बट ये मैंने कहा था अब क्या हो गई, डिसकंटिन्यूटी हो गई है। कौन से अमेंडमेंट के बाद, 104 अमेंडमेंट जो थी, जो कौन सी थी, 2020 में हुई थी। आर्टिकल 332, ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ SC ST इन स्टेट असेंबली, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 333 रिजर्वेशन ऑफ, ये ख़त्म हो गया है। आर्टिकल 334 ड्यूरेशन ऑफ रिजर्वेशन फॉर SC ST, ठीक है। जो स्टार्टिंग में कितने साल की आई थी, 10 साल की आई थी, बात पे ये आगे होते रही है। 104 अमेंडमेंट है, उसमें ड्यूरेशन और रिजर्वेशन है वो एक्सटेंड कर दी गई है, 2030 तक कर दी गई है। आर्टिकल 335 ये बात करता है SC ST की रिजर्वेशन कहाँ पे, इन पोस्ट। आर्टिकल 338 प्रोविज़न ऑफ SC ST कमीशन फॉर देयर रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट। पार्ट 17 इम्पॉर्टेंट, बात किसी करते हैं हम ऑफिशियल लैंग्वेज की, अंडर आर्टिकल 243 से लेकर 251 तक। आर्टिकल 243 कहता है कि है जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की वो क्या रहेगी, हिंदी रहेगी, और वो विल बी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को हमने क्या बनाया था, हिंदी को अपना नेशनल हिंदी डे बनाया था, ठीक है। और एप्लीकेबल कब किया था हमने, ये 26 जनवरी 1965 को। कुछ और आर्टिकल है, दे आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट स्टिल हम पढ़ रहे हैं तो फ्लो में हम पढ़ लेते हैं इनको, ठीक है। जो बच्चा JKB वगैरह के लिए पढ़ रहा है उसके लिए जो मेजरली आर्टिकल मैंने बदल हुए हैं वही आपको करने हैं। आर्टिकल 344 ये बात करता है प्रोविजन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन एंड पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, डेवलपमेंट के लिए करेंगे। आर्टिकल 249 एज पर द आर्टिकल 249 एनी बिल रिलेटेड टू द लॉ ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कैन ओनली प्रेजेंट विद द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। लैंग्वेज के लिए ऑफिशियली पहले प्रायर परमिशन लेनी होगी किससे, प्रेसिडेंट से। लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 335 ये बात करता है स्टेट हैज़ अ राइट टू ऑप्ट ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर डैट। आर्टिकल 246 लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर स्टेट क्या रहेगी, हमेशा हिंदी रहेगी। आर्टिकल 247 बात करता है प्रेसिडेंट हैज़ अ राइट टू मेक एनी लैंग्वेज एज रूलिंग लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। कोर्ट लैंग्वेज क्या रहती है आपकी, ये इंग्लिश ही रहेगी, ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। अनटिल एंड अनलेस पार्लियामेंट मेक प्रोविजन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इट शैल बी इंग्लिश, ठीक है। आर्टिकल 350 ये कहता है दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन इन लोकल लैंग्वेज, ठीक है। आर्टिकल 351 ये बात करता है दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू डेवलप इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज को क्या करो, डेवलप वगैरह करो। इंपॉर्टेंट, अब ये आर्टिकल क्या है, इंपॉर्टेंट है, पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है और पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। 18 पार्ट जो है वो इमरजेंसी प्रोविजन से डील करता है, आर्टिकल 352 से लेकर 360। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 डील करता है किसके साथ, नेशनल इमरजेंसी का। किसका डील करता है, नेशनल इमरजेंसी के साथ डील करता है। अभी तक 3 बार लग चुकी है, एक 1962 में, एक 71 में और एक 75 में है, ठीक है। 56 डील करता है प्रेसिडेंट रूल के साथ जो स्टेट में लगता है, और 360 डील करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी से। अभी तक इंडिया में एक ही बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, ठीक है। ये तीनों आर्टिकल आपको याद होने चाहिए।
उसके बाद पार्ट 20 ये बात करता है आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट की, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये कंसेप्ट कहाँ से लिया था हमने? साउथ अफ्रीका से लिया था। इसके लिए 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी बोथ द हाउसेस में, ठीक है। पार्ट 19, 21, 22 मिसलेनियस टेम्परेरी एंड स्पेशल प्रोविज़न के लिए है। सबसे पहले आर्टिकल 361 ये बात करता है कंजर्वेशन फॉर द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एज पर इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है बोले। आर्टिकल 366 डेफिनेशन ऑफ द वर्ड यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। आर्टिकल 370 ये JNK के लिए था, बट ये 2019 में एबॉलिश हो गया। आर्टिकल 371 प्रोविज़न, स्पेशल प्रोविज़न गुजरात के लिए और महाराष्ट्र स्टेट के लिए, ठीक है। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है बेसिकली। आर्टिकल 371 A B C D and E F G H I J, ठीक है। सबसे पहले A नागालैंड के लिए, B असम के लिए, C मणिपुर के लिए, D और E स्पेशल प्रोविज़न आंध्र प्रदेश के लिए, F सिक्किम के लिए, G मिज़ोरम के लिए, H अरुणाचल प्रदेश के लिए, G I गोवा के लिए, J तेलंगाना के लिए। आर्टिकल 393 इसमें हमारे संविधान का नाम दिया हुआ है। क्या नाम है हमारे संविधान का? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 394 ये बात करता है 15 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर अप्लाइड फ्रॉम 26 नवंबर 1949, बट द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने कब अप्लाई किया था? 26 जनवरी 1950 हो गया था। द ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज हो गई थी, ठीक है। आर्टिकल 395 क्या कहता है? द प्रोविज़न ऑफ 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट विल बी टर्मिनेटेड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अप्लाइड, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिटी का था। आज हमने जो अपनी पॉलिटी है ये फिनिश कर दी है, ठीक है। कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ जो कि आप लोगों को करनी है। सबसे पहले जो बच्चा भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा है, मेजरली ये बच्चा JKP या SSC के लिए पढ़ रहा है, उन सब के लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, इन वीडियो को अगर तो आपने एक बार फिनिश कर लिया है, इन वीडियो को 2 बार देखना है। कितनी बार देखना है? 2 बार देखना है। अगर पहली बार 1x की स्पीड से देख रहे हो, अगली बार 1.25 या फिर 1.5x में आपकी स्पीड में देखना है इसको। अब होगा क्या, जैसे आप 2 बार देखोगे तो आपको चीज़ें रिटेन होने शुरू हो जाएंगी। आपको पता चलेगा कि हाँ सर ने इसको बार बार 2 बार रिपीट बोला हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक ऐसे हैं। क्योंकि वीडियो का पर्पज़ क्या होता है कि आपको जानकारी हो जाए कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। जब आपको एक बार ये रिटेन हो जाएगा कि हाँ सर ने ये 2 बार चीज़ें पढ़ाई है, फिर आपके इसके बाद किसी बुक वगैरह से भी आप पढ़ सकते हो। आपको एक बेसिक आइडिया रहेगा कि आपको पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। आपको बेसिक आइडिया इन वीडियो से हो जाएगा। जब 2 बार पढ़ोगे तो चीज़ें याद होने शुरू हो जाएंगी। मेन पर्पस हमें वीडियो देखना नहीं है, मेन पर्पस है हमें चीज़ें याद रखनी है। अभी आपको मैं बोल दूँ आर्टिकल 371 किससे डील करता है, तो काफ़ी बच्चे होंगे अभी सोचेंगे किसे डील करता है। अगर आपने 2 बार पढ़ लिया, आपको पता होगा स्पेशल प्रोविज़न किसकी है? गुजरात और महाराष्ट्र की है, ठीक है। तो इसी के साथ जो हम पॉलिटी वगैरह है अपनी ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस आपकी आती रहेंगी। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो इसी तरीके से और मोटिवेट रहो और अपने मॉक वगैरह टेस्ट वगैरह लगाते रहो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पॉलिटी की क्लास आज ख़त्म होती है यहीं पे। सबको जय हिंद, जय भारत।